Hello students, as we have discussed in last class, the next class will be from the previous year questions of chapter number 2। प्यारे बच्चों, हम इस क्लास में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के 2019 और 2020 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जिस भी फॉर्मेट में वो आए होंगे उसी फॉर्मेट में हम सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है 2019 और 20 में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस सिलेबस से थे, जो सिलेबस आपका अब इस साल एकेडमिक सेशन में नहीं है। तो इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि उन क्वेश्चंस को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है बेटा। तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं और आप पर्टिकुलर नॉलेज के लिए अगर उन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में कोई नुकसान नहीं होता, जो भी पढ़े वो सब सही होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट। ये हमने पढ़ा था हिमालयन व्यू के बारे में। हिमालयन व्यू वो प्लांट होता है यूज इन टू ट्रीट सम ऑफ कैंसर्स का इस्तेमाल जिसका होता है, जो कैंसर के में इस्तेमाल किया जाता है जिसका, वो हिमालयन व्यूज को बोलते हैं बेटा। When was Asiatic cheetah declared extinct? नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, ये आपका आउट ऑफ द सिलेबस है। Which one of the following located in वेस्ट बंगाल में बायोटिक रिसोर्स मिलते हैं? Which one of the following is a पेरियार टाइगर रिजर्व? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In which one of the following state is पेरियार टाइगर रिजर्व? कहाँ पे लोकेटेड है? तो पेरियार आपको ध्यान रखना है बेटा, ये आपका केरला में लोकेटेड है। Which one of the following state has the largest area under permanent forest? आपको पहले बताया था मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 75% फॉरेस्ट है, जो इंडिया का, वहां पे 75 फॉरेस्ट है। तो अंडर परमानेंट फॉरेस्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। Which one of the following is a great achievement of the चिपको मूवमेंट की ग्रेट अचीवमेंट कहाँ पे हुई थी बेटा? तो ये याद रखना बेटा, हरियाणा में हुई थी। किसकी? चिपको मूवमेंट की। इन विच ईयर वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? मैंने वीडियो में आपको बताया था बेटा, 1972 में आया था, जो कि था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो इंट्रोड्यूस हुआ था जब कुछ कंजर्वेशन ने बोल दिया था कि हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। जैसा टाइम था जब, उससे एक साल पहले की बात है, जब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था, कि उसमें बोला गया था कि अब जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमारे डिप्लेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा। विच इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? ये तो आपको पढ़ा ही था मैंने, आपने पढ़ा था प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपका पहला प्रोजेक्ट था बेटा, जो कि किससे लेकर था? प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर था। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी कि कितने हमारे 55,000 से कितने हमारे टाइगर रह गए थे, उसके बाद इनका इंक्रीज किस प्रकार से हुआ था, आज के टाइम में कितने टाइगर हैं, कितनी कंजर्वेशन है। और एक ध्यान में रखना बेटा, जो लेटेस्ट है, जो बिल्कुल सबसे नई आपके प्रोजेक्ट की साइट बनी है, वो है घासीदास। क्या नाम है बेटा उसका? घासीदास बना है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। Which of the following national park is the site dedicated to preservation of? याद रखना बेटा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में प्रेजेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वन हॉर्न राइनोकोर्स के लिए बिल्कुल फेमस है बेटा। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, एज वेल एज सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। और ये असम में प्रेजेंट है बेटा। The diverse flora and fauna of the plant are under great threat mainly due to, अब देखिए सबको पढ़िए एक बार, ग्लोबल वार्मिंग, लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग पोल्यूशन। देखो, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सारे के सारे उस एक्शन के हमें पॉइंट, ये हमें उनका एक्शन का रिएक्शन है। ये इसको समझिए क्वेश्चन को। फ्लोरा एंड फोना हमारी जो अंडर थ्रेट आ रही है, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसी के साथ हमारा जो इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट हो रहा है, और उसी के साथ हमारा पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन है बेटा। और यहाँ पे पूछा है क्या? थ्रेट क्या है? वो है आपका इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। अगर देखो इसको एक बार सीरियल वाइज में करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट हमारी होती है, तो उससे फ्लोरा और फौना हमारी डिप्लेट होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी आती है, लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होती है, और इंक्रीजिंग इन पोल्यूशन भी होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो कभी गलत नहीं होगा बेटा। तो इसको समझिए, क्या कभी कोई रीजन है वो उस एक्शन का आंसर हो सकता है बेटा? अरे पहले तो एक्शन का कारण पूछा ना, ये नहीं पूछा उसके डिप्लेट उसके बाद क्या हुआ।
ये तो बाद की बातें हैं सारी। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है सीधा सीधा फ्लोरा और फोना के अंदर डिप्लेशन के कारण, इंक्रीजिंग पोल्यूशन हो रहा है तो किसके कारण है, ग्लोबल एंड इसके फ्लोरा और फोना के इसके कारण। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा इनसेंसिटिविटी टू अवर एनवायरमेंट में होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। Which one of the following is an endangered species of मणिपुर का endangered और extinct आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, संगाई है। Which of the following animals of India are critical on the threatened list नहीं पढ़ना है। The endemic cattle नहीं पढ़ना है। The species which that are not found after searches of known or likely areas where they may occur are known as, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब डिलीटेड सिलेबस है। Which of the following factor is responsible for depletion of forest and wildlife? देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेजिंग है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है, तीनों के तीनों जिससे हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या हो रहा है बेटा, डिप्लेट हो रहा है। तो तीनों को हम बोल सकते हैं हमारे मेन रीजन है। वन लेवल स्पीशीज नहीं पढ़ना है ये आपका। इन विच इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड 1970, नहीं ये इसमें थोड़ा सा रुकिए, ये जो आपका एक्ट था बेटा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपका कब आया था, ये तो आपका 1972 में आया था ना बेटा। तो इसका इंट्रोडक्शन ही 1972 में हुआ था, तो इसका आंसर 1970 कैसे हो सकता है। तो इसका इन विच इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड 1972 होगा बेटा, 1970 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following was launched in 1973 में क्या आया था, हमारा प्रोजेक्ट टाइगर आया था, पता हमें उसके बारे में। तो ये थे आपके बेटा एमसीक्यू, जो पिछले कुछ ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनमें पूछे गए थे, हमारे कुछ एमसीक्यूज थे। अब नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है। सिम्मीपाल इज द लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा में बेटा, ये भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पे बेटा, ओडिशा में है। द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 19.39% है बेटा। तो ध्यान रखना कितना है, 19.39, लेकिन अभी आंकड़े चेंज हो गए हैं। अभी करंट का जो पूछे तो उसके लिए ऑप्शन दे, तो अभी आपको करंट का पता होना चाहिए कि कितने हमारे फॉरेस्ट कवर हैं। झूमिंग एक टाइप की क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। हमारे अलग अलग जो पार्ट होते हैं, जो अलग अलग हमारे पार्ट है, वहां पे इसका अलग अलग नाम दिया गया है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। तो इसको झूम एग्रीकल्चर को भी, ये भी किसका पार्ट होती है बेटा, ये एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है बेटा, किस स्टेट में प्रेजेंट है बेटा, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। हिमालयन व्यू हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973। और देखो आप एक चीज देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार भी रिपीट हो रहा है एक ही ईयर के गैप में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्योंकि 19 और 20 में भी सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आपने पिछले प्रीवियस ईयर को कर लिया एक बार, तो उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर को करने की आवश्यकता नहीं है, आप सारे के सारे कर जाओगे। देखो आगे अगले आपके ट्रू एंड फॉल्स, क्या बेटा, ट्रू एंड फॉल्स है बेटा। नियरली 1500 प्लांट स्पीसीज, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन सही बात है, 1500 के आसपास स्पीसीज हैं जो बेटा किस क्या है, हमारे हमारे जो एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट की कगार पर है। फोना इज ए प्लांट लाइफ, बिल्कुल बात सही बात है, प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन। नहीं, फोना तो एनिमल्स होते हैं, सॉरी। फ्लोरा क्या होते हैं बेटा, एनिमल, सॉरी फ्लोरा क्या होते हैं आपके, प्लांट होते हैं। फोना क्या होते हैं आपके, एनिमल होते हैं। नेक्स्ट में बोला फ्लोरा इज ए प्लांट लाइफ, बिल्कुल सही है। फ्लोरा क्या है, प्लांट लाइफ ऑक्यूरिंग इन ए पर्टिकुलर रीजन दैट इज नोन एज फ्लोरा, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। डेजर्ट फॉक्स रेयर स्पीसीज है वैसे, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। इंडिया इज वेरी पुअर एज फार एज फ्लोरा एंड फोना आर कंसर्न्ड, नहीं, अगर हम फ्लोरा फोना की बात करें तो हम रिच है ना, हम उस मामले में बेटा, हम पुअर नहीं है। हमारे पास बहुत तरह की, बहुत विविधता की, बहुत वैरायटी की क्या प्रेजेंट है, फ्लोरा एंड फोना प्रेजेंट है। तो जहां तक कंसर्निंग की बात है फ्लोरा एंड फोना की, तो हम बहुत ही रिच हैं, हम उसमें गरीब नहीं है। थाउजेंड ऑफ फ्यू ट्रीज ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट, नहीं वैसे की बात है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, तो इसलिए क्या हो रहा है बेटा, ये सारे बहुत सारे ट्री क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं आपके असर्शन और रीजन भी क्या आए थे उसमें, वो देखते हैं वही पहला पढ़ लेते हैं। ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation, तो A और B का समझिए। सबसे पहला क्या है कि assertion और reason अगर ट्रू हैं और reason करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर A।
If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी. If assertion is true but reason is false, assertion true है और reason क्या है बेटा आपका false है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, आपका assertion जो true है और reason false है, तो ऑप्शन नंबर सी आप बोलेंगे. लेकिन अगर आप बोलेंगे if both assertion and reason are false, अगर दोनों assertion और रीजन दोनों की दोनों false हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे. पहला देखते हैं. फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं. फॉरेस्ट क्या प्ले करते हैं, की रोल करते हैं. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आपको रीजन ढूंढना हो तो वाई, तो वहां पे असर्शन के बाद ही आपको लगा देना चाहिए वाई. क्यों, कैसे करते हैं की रोल, क्या करते हैं ऐसा. फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच अदर लिविंग बीइंग डिपेंड, तो बिल्कुल सही तो बात है, उस वाई का आंसर मिला ना आपको कि फॉरेस्ट हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, दैट्स वाई की रोल प्ले करते हैं. क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो बाद की तो आप सोच ही नहीं सकते. सेकेंडरी टर्सरी के बारे में मत सोचिए, फिर फूड चेन के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो आपका प्लांट होते हैं वो फूड चेन के रूप में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं बेटा, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के रूप में आते हैं. तो इसलिए दैट आंसर विल बी ए. Both assertion and reasons are true, and reason is the correct explanation of the assertion. The plant, animals, and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, water we drink, and the soil that produce our food, without which we cannot survive. ये सारी चीजों को कौन करते हैं बेटा, रिक्रिएट की क्वालिटी कौन करते हैं, प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. Thus we are much dependent on this system for our own existence. तो अब सारी बातें क्या हो रही बेटा आपकी रिपीट हो गई. नेक्स्ट देखिए, असर्शन क्या है बेटा, नेग्लेक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट. देखो आंसर देख के मत सीधा बोलना कि ये आंसर होगा, पहले उसको एक्सप्लेन करना सीखिए कि कैसे वो आया है, तभी आप सारे असर्शन रीजन कर पाएंगे. नेग्लेक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट हैज लेड टू द डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड द प्लांट लाइफ. देखो क्या बोला है, नेग्लेक्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट has led to the destruction and extinction of many species. देखो neglect of our environment को हमने neglect कर दिया है, जिससे क्या हुआ है, destruction हुआ और extinction हुआ many species of animal plant life का, बिल्कुल सही बात है, इसे हुआ. लेकिन डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया इज ए मेजर रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज. तो ऊपर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो एक्सटिंक्शन हुआ है और जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका मेजर रीजन क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज है ना बेटा, बिल्कुल सही बात है. डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो मेन रीजन है किसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज का, ये मेन बात है. तो हम बोलेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन, सॉरी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. एक मिनट रुकिए बेटा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो बिल्कुल सही बात है, तो क्या बोलेंगे हम उसको कि असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. देखिए पढ़ते हैं इसको. वेनिसिंग फॉरेस्ट आर द मेजर रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ. बिल्कुल सही बात है, जो फॉरेस्ट हमारे वेनिश हुए हैं वो मेजर रीजन है हमारा एक्सटिंक्शन का, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स का और प्लांट लाइफ का. दस नेग्लेक्टिंग और एनवायरनमेंट हैज लेड टू ड्राइव कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे क्या हो रहा है बेटा, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज ए लॉट ऑफ डेंजर. देखो क्या बोल रहा है, डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज ए लॉट ऑफ डेंजर और फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द. देखो डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज ए लॉट ऑफ डेंजर, व्हाई, तो इस व्हाई का आंसर आपको मिलेगा रीजन में. बाय डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज ए लॉट ऑफ डेंजर, इससे एक लॉट ऑफ डेंजर हो जाता है. क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एनवायरनमेंट. बिल्कुल सही आंसर मिल गया, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब ऐसा मत सोच लेना कि जितने भी असर्शन रीजन आते हैं बोर्ड में उन सबका आंसर ए ही होता है, ऐसा नहीं है बेटा, ये चेंज करके भी आते हैं. ये कई बार हो जाता है कि ये बहुत सारे क्वेश्चन ए से रिलेटेड दे देते हैं. देखिए डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज ए लॉट ऑफ डेंजर, जिसे एक डेंजर आ जाता है. वाटर scarcity, drought and deforestation induced floods are some of the danger. इनमें डेंजर कौन कौन से हैं, जैसे वाटर स्कार्सिटी हो गया, ड्रॉप सूखा हो गया, या फिर डिफोरेस्टेशन हो गया, या इंड्यूस फ्लोड्स हो गया, या सम ऑफ द डेंजर्स हैं. दस फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइट एंड द एनवायरनमेंट. उसके लिए क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रही है वाली बात या नहीं आ रही है. देखिए लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव also contributed significantly to the loss of
फॉरेस्ट, देखो बिल्कुल ये तो बात सही है यार। लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हुए हैं वो कंट्रीब्यूट किया है ना बेटा किसमें, लॉस ऑफ फॉरेस्ट में, बिल्कुल सही बात है। लार्ज स्केल देखो क्यों किया, वाई लग गया बेटा, लार्ज स्केल डेवलपमेंट ने कैसे उनको क्या किया है, कंट्रीब्यूट कैसे किया है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डज नॉट इन्यूडेट हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट, अगर यहाँ पे डज नॉट नहीं लगा होता ना तो हमारा आंसर ए होता, लेकिन यहाँ पे डज लिखा होता तो हमारा आंसर ए होता। आंसर भी सही है और लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इन्यूडेट कर दिया हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को, इसी प्रकार उन्होंने हमारे लॉस ऑफ फॉरेस्ट को किया है। अगर डज नॉट आ गया तो इसका मतलब रीजन अब गलत हो गया एंड द आंसर इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और रीजन के गलत होने का कारण क्या है, सिर्फ वहां पे नोट लगा हुआ है बेटा, ये उसका मेन कारण है। आगे देखिए क्यों। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, जैसे मध्य प्रदेश में, ऊपर हमारे एमसीक्यू में भी आया था, विच वुड इन्यूडेट लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। क्या करता है बेटा, ये लार्ज एरिया फॉरेस्ट को इन्यूडेट करना पड़ता है। वो लार्ज एरिया फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं हमारे, वो लार्ज एरिया फॉरेस्ट हमारे सारे के सारे डिप्लेट हो जाते हैं, दस कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इस सिग्निफिकेंटली किसका लॉस होता है बेटा, फॉरेस्ट का लॉस होता है। असर्शन हिमालयन व्यू इज ए मेडिसिनल प्लांट, ठीक है बिल्कुल सही बात है। इट हैज हीलिंग क्वालिटीज, अरे ठीक है मेडिसिनल प्लांट है तो हीलिंग क्वालिटीज होगा, तो बोथ असर्शन रीजन क्या आपके बिल्कुल ट्रू है। ए केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ द ट्री। ध्यान रखना बेटा, वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन मैंने यही एक टॉपिक है जो आपका करवाया है हिमालयन व्यू के बारे में। A chemical compound called taxol is extracted from the bark, needles and twigs and the roots of this tree and it has been successfully used to treat some cancers। और किसमें इस्तेमाल होता है बेटा, उसका कैंसर में इस्तेमाल होता है। Assertion and reason में देखिए, we need to conserve our forest and wildlife, rapid decline in wildlife population and forestry। देखो why लगाइए भाई, we need to conserve our forest and wildlife, हमें करना चाहिए, क्यों क्यों, वाई, रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व, क्योंकि हमने रैपिड डिक्लाइन हो रहा है किसमें, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में और फॉरेस्ट्री में ऑब्जर्व किया गया, ये रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है बेटा। कंजर्वेशन प्रूव्स द प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिजर्व करना, बचाना, किसको, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, and our life support system and also preserve the genetic diversity of plant and animals for the better growth of species and breeding। ये बोल रहा है it also for our life system and also preserve the genetic diversity, जो है बेटा जेनेटिक का मतलब जीन से रिलेटेड है, डाइवर्सिटी विभिन्नता है किनकी, प्लांट्स की, तो अलग अलग जेनेटिक जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज और ब्रीडिंग के लिए हमें इनको बचाना चाहिए। दस देयर इज ए डायर नीड फॉर, डायर का मतलब मस्ट नीड फॉर कंजर्वेशन और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उनकी आवश्यकता है बेटा, दैट्स व्हाई हमें उनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। अगला है टाइगर पॉपुलेशन इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, गलत बात है ये तो भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। टाइगर पॉपुलेशन किसमें, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है ना। टाइगर पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे, नहीं ये भी बिल्कुल गलत बात है, डे बाय डे थोड़ा बढ़ सकती है, ये तो सालों में जब हम सारे आंकड़े लेके आते पता लगता है कितने टाइगर वहां पे इंक्रीज हुए। टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है एंड द मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज, वही है पोचिंग फॉर ट्रेड्स मिलेगा, श्रिंकिंग हैबिटेट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है और जो उनकी रहने की उनकी व्यवस्था है, वातावरण उसको कम कर दिया जा रहा है क्योंकि पेड़ बहुत सारे आपके कट रहे हैं। एंड डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन आर द मेजर रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द, इसका बेटे से क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आता है असर्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इससे क्या हो रहा है बेटा, हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है बेटा वो हमारी क्या हो रही है, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सॉरी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इनटू द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्कुल लॉस हो रहा है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी का। कल्चरल का मतलब जो हमारा कल्चर चलता आ रहा है, जो अलग अलग तरह के ट्राइब्स वहां पे प्रेजेंट है, जो टोटली डिपेंडेंट करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कम्युनिटी है बेटा उनका लॉस तो हो ही रहा है ना, उनका डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है ना, उनका लॉस तो हम कर रहे हैं ना। द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन क्यों हो रहा है, इसका आंसर है द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन देखो दोनों के दोनों सही तो हैं लेकिन कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। नीचे बोले कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम करेंगे तो अगर ये कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड होता ना तो मैं बोल देता ए आंसर है, लेकिन इसने बोला द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बात है तो सही
लेकिन बट नॉट रिलेटेड टू द स्टेटमेंट असर्शन। लेकिन किससे रिलेटेड नहीं है बेटा? असर्शन से ये बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट both assertion and reason are true but reason is not the explanation of the assertion। देखिए कैसे, The destruction of forest and wildlife has affected the livelihood of many communities। क्या बोल रहा है? डिस्ट्रक्शन जो फॉरेस्ट का हुआ है उसने अफेक्ट किया लाइवलीहुड ऑफ मेनी कम्युनिटीज का। देखो पहले से रिलेटेड है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से हमारी जो अलग अलग ट्राइब रहती हैं, जो फूड के लिए, फोडर के लिए या अदर चीजों के लिए, मेडिसिन के लिए टोटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट पे करते हैं, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट से उनका लॉस हो रहा है, कल्चर डाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है। वो आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट resulting in the loss of cultural diversity and serve droughts and floods। और क्या आ रही है बेटे? severe droughts and flood। However the season does not explain the assertion। तो season नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे? reason करेंगे, season नहीं, reason does not explain the assertion को बिल्कुल अच्छे से explain नहीं करता। 9th आता है The tree is a peculiar। peculiar का मतलब होता है various organisms of unlimited kind। peculiar मतलब special, मतलब स्पेशल का मतलब आप बोल सकते हो, पेक्यूलियर का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। स्पेशल टाइप का होता है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना द चाइल्ड विद द सिल्वर स्पून, सॉरी ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चाइल्ड विद द सिल्वर स्पून का मतलब होता है कि एक बच्चा बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ है, मतलब स्पेशल है वो। ऐसे ही द ट्री इज ए पेक्यूलियर ऑर्गेनिजम्स ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस है। देखो सबसे पहले तो स्पेशल तो है ही, क्योंकि उसके बिना स्पेशल पेक्यूलियर क्यों है? क्योंकि विदाउट ट्री लाइफ इज नॉट पॉसिबल। और उसके बाद अनलिमिटेड काइंडनेस क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ देना जानता है, वो कुछ लेना कभी नहीं जानता। आप प्लांट्स को क्या देते हो? कुछ भी नहीं देते। वो तो जब बच्चे होते हैं ना, छोटे से पौधे होते, ट्विग होता है या छोटी एक सीडलिंग होती है, तभी उसको पानी वगैरह दे के आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, वरना आपको तो सिर्फ हमेशा ही आपको जो है पेड़ हमेशा देते ही रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं। उनके जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं बेटा, उनके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में गम आती है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। उनको काट कर वुड का आप इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट छाल होती है उसका मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा। CO2 को ये लेते हैं, एयर क्वालिटी को सुधारते हैं, या इसमें इनका योगदान रहता है बेटा। फ्रूट्स आपको देते हैं, छाया आपको देते हैं, सारे मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। तो कैसे? इसलिए अनलिमिटेड काइंडनेस है बेटा। इसकी काइंडनेस को हम बोल ही नहीं सकते। कैसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी काइंडनेस को हम बोल ही सकते? ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक्स नो डिमांड। देखो वही तो बात है ना, मांगते ही नहीं है कुछ भी, कुछ नहीं मांगते आपसे। फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड जनरसली फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी। और ऐसे प्रोडक्ट देते हैं लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे ही मैंने असर्शन के आगे वाई लगाया, वैसे ही आपको रीजन का क्या मिल गया बेटा? इसका आंसर मिल गया। बोथ assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of the assertion। reason क्या बिल्का? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे देखिए, it affords the protection of all beings offering shade even to the X-men who destroy it। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। काइंडनेस की बात तो यही आ गई। इट अफोर्ड प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स। सभी ऑल बींग्स उनकी प्रोटेक्शन को अफोर्ड करते हैं। कैसे अफोर्ड करते हैं? बोलेंगे कि कोई मेरे को गोली से मारने आ रहा है और वो गोली से कैसे बचाएगा, ये मेरी प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? बेटा अगर ये ऑक्सीजन को साफ नहीं करेंगे ना, ना तो गोली मारने वाला रहेगा ना मरने वाला रहेगा, कोई प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो इन चीजों को छोड़ दीजिए आप। गोली को जो मारने आपको आ रहा है वो भी उसकी वो काइंडनेस के कारण जीवित है, और जो आप हैं जिसको मारी जा रही वो भी उसकी काइंडनेस के कारण जीवित है। तो सिर्फ क्या बोलेंगे? अफोर्ड करता है प्रोटेक्शन से। कैसे अफोर्ड करता है प्रोटेक्शन को? क्वालिटी ऑफ एयर के कारण। क्वालिटी ऑफ एयर को सुधारता है जिससे आप रह पाते हैं। ट्रू अफोर्ड टू ऑल बीइंग्स ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्स मैन हु डिस्ट्रॉय इट। जो एक्स के साथ उसको काट रहा है ना, और जब वो थक जाता है उसको भी वो शेड प्रदान करता है, उसको भी वो शेड देता है, छाया देता है, और वो उसके नीचे ही लेटकर सो जाता है। जो आदमी उसको काट रहा है, जो उसको इतनी हानि पहुंचा रहा है, तो ये तो उनकी अनलिमिटेड क्या है बेटा? काइंडनेस है। मुझे आगे लगता है अगर कोई अच्छा इंसान इस जीवन में कर्म अच्छे करता है ना, तो इसके बाद वो पेड़ ही बनता होगा अगले वाले जीवन। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें जो अच्छे काम करके जाता ना, तो उसको पेड़ की लाइफ मिलती होगी, कि सिर्फ वो देना ही जानता, उसको कुछ लेना ही नहीं, वो इतना अच्छा व्यक्ति होगा बेटा। Therefore the tree is an organism of unlimited kindness that extend। तो अनलिमिटेड काइंडनेस है बेटा उसके पास। क्या है उसके पास? अनलिमिटेड काइंडनेस, जेनरसिटी टू ह्यूमैनिटी। और जेनरसिटी है बेटा उसकी किसके खिलाफ? ह्यूमैनिटी के खिलाफ। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा जो आपके इस चैप्टर से पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा वो मैं आपको लेके आऊंगा अगली वीडियो में। ये आपके कुछ MCQs थे,
ये आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स थे या फिर कुछ आपके असर्शन और रीजन थे। केस बेस्ड स्टडी रह गया, वो भी हम आप कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह थे। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है, प्लीज इन वीडियोस को पहले देखना एक बार, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आती है ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, उसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आने वाला हूं जो पिछले कई साल से पूछे गए, और उसके बाद ये चैप्टर की आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी अगर आपका किसी स्कूल वगैरह में टेस्ट होता है या आपके यूनिट टेस्ट हैं या कैनुअल्स हैं, तो उसके लिए वीडियोस को सेव करके रखिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके बाद बोर्ड में 100/100, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने यहाँ से पढ़ा तो आप 100 में से 100 मार्क्स लेके आने वाले हैं, जहाँ पे एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, वो हमारी गारंटी है। अगर आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप करते चले गए। तो जैसा आज हमने इस चैप्टर को वेरियस तरीके से इसकी नॉलेज को गेन किया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे ही खत्म हुए, उसके बाद हमने पढ़ा बेटा आपके फिलिंग द ब्लैंक्स को पढ़ा। फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद आपके आए ट्रू फॉल्स रह गए हमारे साथ, या पढ़ लिया था हमने ट्रू फॉल्स? नहीं, पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रू फॉल्स को, उसके बाद हमने पढ़ा असर्शन एंड रीजन को, और उसके साथ ही आपके प्रीवियस ईयर थे ये खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस बाकी हैं। एक वीडियो में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, और एक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं बेटा। और उसके बाद हम असर्शन रीजन करेंगे, केस स्टडी बेस करेंगे, और उसके साथ आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।